इस बुलेटिन के प्रस्तुत करता है टारगेट आईएएस कोचिंग। आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं रेवा दर्शन। मैं सचेता बघेल आपके साथ। आइए जान लेते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। बैंक कर्मचारियों की 2 दिवसीय हड़ताल, बैंक उपभोक्ता परेशान। पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित हुआ 2 दिवसीय सेमिनार। महाराजा मार्तंड सिंह की 98वीं जयंती अवसर पर किला में आयोजित हुई भव्य संगोष्ठी। और नहर में डूबने से 2 बच्चियों की मौत, गांव में पसरा मातम। आइए जान लेते हैं इन खबरों को विस्तार से। बैंक कर्मचारियों की 2 दिवसीय हड़ताल, बैंक उपभोक्ता परेशान। केंद्र सरकार के बैंकों के निजीकरण के फैसलों के खिलाफ रीवा में भी बैंक कर्मचारी और अधिकारी 2 दिवसीय हड़ताल पर। हड़ताली कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। सरकार के इस फैसले से है काफी नाराजगी। बैंक का कामकाज हुआ ठप। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के बैनर तले केंद्र सरकार के बैंकों के निजीकरण के फैसले के खिलाफ रीवा में बैंक कर्मचारी और अधिकारी 2 दिवसीय हड़ताल पर हैं, जिससे बैंकों का कामकाज ठप हो गया है। हड़ताल पर बैठे इन अधिकारियों और कर्मचारियों का सरकार के खिलाफ काफ़ी नाराज़गी है और इन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इनका कहना है कि सरकार बैंकों के निजीकरण को लेकर कदम उठाने जा रही है, जिसको लेकर यह हड़ताल की जा रही है, जिसके माध्यम से जनता को यह भी बताना है कि अगर बैंकों का निजीकरण हो गया तो उन्हें क्या नुकसान होगा। इस निजीकरण से ग्रामीण इलाके की शाखाएं बंद हो जाएंगी, बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के काम अवसर रहेंगे, जनता की बचत पूंजी पर बड़े कॉरपोरेट घरानों का कब्जा, इसके साथ ही और भी कई चीज़ों का नुकसान निजीकरण से होगा। इसलिए इसका विरोध किया जा रहा है। देश भर के करीब 10 लाख कर्मचारी इस 2 दिवसीय देशव्यापी हड़ताल में शामिल हैं। इस हड़ताल की वजह से शाखाओं में जमा निकासी, चेक क्लियरेंस, लोन मंजूरी जैसे सभी काम बंद रहेंगे। इस हड़ताल की वजह से आम आदमियों को ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ेगी। आज जैसा कि इस बजट सत्र के दौरान भी और बाद में माननीय प्रधानमंत्री जी के एक भाषण में भी ये पाया गया कि बैंकों के निजीकरण को लेके सरकार जो है तैयार कर रही है। जो है निजीकरण को लेकर के 2 बैंकों को फिलहाल उन्होंने अभी नाम नहीं लिया है, लेकिन ऐसा बोला है कि 2 बैंकों को निजीकरण उनका कर दिया जाएगा। उसी संदर्भ में हम लोगों की ये यूएफबीयू द्वारा, यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंकर्स यूनियन, जिसके 9 घटक दल हैं, सभी 9 घटक दलों द्वारा ये स्ट्राइक का, हड़ताल का आह्वान किया गया है। इसमें हमारे मेन मुद्दे यही हैं कि निजीकरण से होने वाले जो हमारी हानियां हैं, क्योंकि अगर आप देखें कि जब बैंकों का 52 साल पहले राष्ट्रीयकरण किया गया था तो सरकार ने यही बोल के किया था कि हम बैंकों को इसलिए राष्ट्रीयकरण इनका कर रहे हैं, सरकारी कर रहे हैं, ताकि आम जनता तक उनके लाभ पहुंच सकें, कुछ हाथों में वो न रह जाएं। आज ये सरकार दोबारा पुरानी तरफ जा रही है और कॉरपोरेट सेक्टर के हाथ में बैंकों को बेचने का प्रयास कर रही है, जितने पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं हमारे। तो उसी को लेके ये हमारी हड़ताल है। इससे होने वाले नुकसान को जनता को भी बताना होगा, इसीलिए ये 2 दिवसीय हड़ताल रखी गई है कि जैसे कि जो भी आपके बीमा है, 12 रुपये के प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना या जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, इस तरह के जो छोटे छोटे अमाउंट के जो हैं वो फिर ख़त्म हो जाएंगे। अभी आप देख रहे होंगे कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना जो 10,000 तक की या सीएम स्ट्रीट वेंडर मध्य प्रदेश में संचालित की गई योजना है, ये भी सरकारी बैंकों द्वारा ही बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया गया, उन्होंने किया। इस तरह की जितनी जनता को मदद करने वाली, गरीब तबके की जनता को मदद करने की जितनी योजनाएं हैं, वो सारी योजनाएं समाप्त हो जाएंगी अगर प्राइवेट हाथों में बैंक जाता है। इसी को लेके हमारा विरोध है। ये अगर निजीकरण होता है तो इससे सिर्फ और सिर्फ देश का ही नुकसान होगा, जनता का ही नुकसान होगा। इस सभी जितने भी राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, यूएफबीयू, यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंकर्स यूनियन के 9 घटक दल हैं, सभी दलों ने आह्वान किया है और सरकारी जितने भी बैंक हैं सभी आज स्ट्राइक पर हैं। आगे अगर मांगे नहीं मानी जाती, अगर मांगे नहीं मानी जाती हैं तो इस क्रम में हम आगे अपने हड़ताल को और बढ़ाएंगे। यूएफबीयू द्वारा जो भी आह्वान किया जाएगा उसको हम नीचे तक इसको पहुँचाएंगे। पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित हुआ 2 दिवसीय सेमिनार।
पुलिस कंट्रोल रूम में रीवा पुलिस के द्वारा समाज के कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशीलता विषय पर 2 दिवसीय सेमिनार के आयोजन की हुई शुरुआत। पुलिस के आला अधिकारी सहित निरीक्षक और उप निरीक्षक रहे मौजूद। 2 दिवसीय सेमिनार में आला अधिकारियों द्वारा इन्हें दिया जाएगा प्रशिक्षण। सोमवार को पुलिस कंट्रोल रूम में उप पुलिस महानिरीक्षक अनिल सिंह कुशवाहा के द्वारा समाज से कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशीलता विषय पर 2 दिवसीय सेमिनार का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार वर्मा भी उपस्थित रहे। इस सेमिनार में जिले के अनुसंधान अधिकारी, थाना प्रभारी एवं उप निरीक्षक उपस्थित रहे। सेमिनार में डीआईजी ने सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशीलता से व्यवहार करने और उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के संबंध में जानकारी दी और उनसे किस तरह से व्यवहार करें, उन्हें समय पर न्याय मिल सके, इन सब के बारे में सेमिनार में बताया गया। इस सेमिनार का उद्देश्य है कि समाज में जो कमज़ोर है वो जब थाने में पहुंचे तो उनके साथ कैसा व्यवहार हो, किस तरह से उनकी समस्याओं को सुना जाए, उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाए कि पीड़ित को ये लगे कि जो शिकायत लेकर वो आया था वो सुनी गई और उसका निराकरण समय से हुआ। इन्हीं सब बातों को लेकर 2 दिवसीय सेमिनार आयोजित किया जा रहा है। देखिए ये क्या बोलते हैं, ट्राइबल डिपार्टमेंट की तरफ से ये रहता है, जो हमारे पुलिस की तरफ से किया जाता है। समाज के कमज़ोर वर्गों के प्रति संवेदनशीलता विषय पर ये सेमिनार आयोजित किया जाए, जिसमें ज़िले के समस्त कई थाना प्रभारी और सब इंस्पेक्टर और हर स्तर के अधिकारी बुलाए गए हैं। उद्देश्य ये है कि जो कमज़ोर है समाज में, अभी भी हमारा सामाजिक तौर पर कई जातियाँ, कई धर्म के उसमें लोग जो है कमज़ोर हैं और यहाँ तक महिलाएं और वृद्ध भी कमज़ोर में ही आएंगे। जो है ये जब हमारे थानों में पहुँचते हैं, उनके साथ कैसा व्यवहार हो, किस तरह से उनकी समस्या को सुना जाए, उसके प्रति हमारे हर स्टाफ में सिपाही से लेकर के ऊपर तक इस लेवल की सेंसिटिविटी डेवलप की जाए, इस लेवल की संवेदनशीलता डेवलप की कि उसको थाना आने में उसको महसूस हो कि हमने जिस उद्देश्य से आए तो हमारे उद्देश्य की पूर्ति हुई और उसका हर न्याय मिला। उसी तरतब में ये 2 दिन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसमें हम इनको एक मूवी भी दिखाएंगे, दामू मूवी, जिसमें कि ये दिखाएंगे कि किस तरह से समाज के जो निचले तबके के साथ अत्याचार होता रहा और पुलिस ने फिर क्या कार्रवाई की और क्या होना चाहिए, इस पर भी हम सेमिनार में अपने जो है नहीं होना ऐसा बिल्कुल नहीं चाहिए। इन्हीं चीज़ों के लिए है कि हमारे पास ज़रूरत न पड़े आने की। जब यदि थाना बना इसके लिए तो थाना में ही सुनवाई होना चाहिए। हमारे पास तो रेयर केस में जब बहुत स्थिति ऐसी हो कि उसमें अपराध न बनता हो और वो कहता है कि अपराध बनता है, तब हमारे पास मैटर आना चाहिए। इसके पहले सारा थाना स्तर पर ही होना चाहिए। हम भी उसी को तो हम सुनिश्चित करने के लिए कर रहे हैं। ये सेमिनार उसी को सुनिश्चित करने के लिए। महाराज मार्तंड सिंह की 98वीं जयंती अवसर पर किला में आयोजित हुई भव्य संगोष्ठी। शताब्दी वर्ष को समारोह पूर्वक मनाए जाने सहित शहर में महाराज मार्तंड सिंह की प्रतिमा स्थापित करने की गई अहम चर्चा। रीवा रियासत के वांधवेश महाराज मार्तंड सिंह चुदेव की शताब्दी जयंती वर्ष को समारोह पूर्वक मनाए जाने वृहद संगोष्ठी आयोजित की गई। संगोष्ठी में नगर व जिले भर के गणमान्य जन उपस्थित रहे और वांधवेश गद्दी के महाराज मार्तंड सिंह चुदेव की शहर के किसी प्रमुख स्थल पर प्रतिमा लगाए जाने सहित उनके जन्म शताब्दी समारोह वर्ष को भव्यता पूर्वक मनाए जाने को लेकर अहम चर्चा की। इस दौरान उपस्थित गणमान्य जनों ने भी अपने अपने विचार व्यक्त किए और 15 मार्च 2023 में समारोह पूर्वक महाराज साहब की जयंती वर्ष मनाए जाने निर्णय लिया गया। साथ ही संगोष्ठी में उपस्थित गीतकारों को भी सम्मानित किया गया। अवसर पर रीवा रियासत के बांधवेश महाराज पुष्पराज सिंह मौजूद रहे। उनके अलावा इस दौरान प्रमुख रूप से देवेंद्र पांडे, वेधड़क सेवा निवृत्त डीआईजी देवेंद्र सिंह, इतिहासकार विजय बहादुर सिंह, अशोक सिंह, डॉक्टर प्रभाकर चतुर्वेदी, रिपुदमन सिंह, विजय विक्रम सिंह, वीरेंद्र सिंह, गुरमीत सिंह मंगू, राजेश पांडे, लखनलाल खंडेलवाल, विक्रम सिंह, महेंद्र कुमार शराफ, अकबर निजामी, विष्णुकांत वेदांती, जगदीश ताम्रकार, राकेश सिंह, कवि राजकुमार शर्मा, राज कवित्री रागिनी सिंह परिहार, आशीष तिवारी, निर्मल, गीतकार अजय शंकर पांडे, इंजीनियर ब्रजेश पांडे, रमा दुबे, महेश सिंह सूपिया, लालजी मिश्र, प्रतीक पांडे, शत्रुघ्न सिंह,
अभिषेक सिंह, दद्दू भैया समेत डॉक्टर विमल दुबे, मनीष मालकिनी, राम ललित द्विवेदी, रमा दुबे, राकेश सिंह जी सोलंकी, ट्रैक्टर ब्रिजेश सिंह, राजू मामा, गुलाम अहमद खान इत्यादि लोग बैठक में उपस्थित रहे। आज जो 98th जयंती मना रहे हैं उसमें हम ये कल्पना कर रहे हैं कि जब 100वीं वर्षगांठ हम मनाएंगे और जयंती मनाएंगे तो उसका प्रारूप क्या रहेगा, कौन आएंगे, किसको बुलाया जाए, क्या करा जाए। उसमें एक बहुत बड़ा सुझाव और बड़ा मुखर सुझाव उभर के आया है, वो है उनकी मूर्ति का। ये शर्मनाक स्थिति है। मैं किसी सरकार के ऊपर कोई दोष नहीं डाल रहा हूँ, किसी के ऊपर नहीं डाल रहा हूँ। हम मानते हैं कि कहीं हम लोगों की सबकी कमजोरी है जिसके कारण एक ऐसे पुरुष की मूर्ति नहीं लगी है। और ये गुस्सा या ये क्षोभ जो है काफ़ी स्वाभाविक भी है कि जिसने सब कुछ अपना दे दिया, पूरा राज्य संपत्ति के साथ देने वाले एकमात्र महाराजा रीवा थे, स्वर्गीय महाराज मार्तंड सिंह, और किसी ने इस प्रकार का दान नहीं दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के आह्वान पर जब विलय हुआ और ये सब सारी स्थितियां निर्मित हुई तो इन्होंने सब कुछ अपना दे दिया। तो क्या इतना भी हमारा हक नहीं बनता है या हमारी जिम्मेवारी नहीं बनती है कि हम उनकी मूर्ति के बारे में मुखरतापूर्वक बात न करें और जो भी सरकार है उसको बाध्य न करें कि ये कार्य करे। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें, केवल मूर्ति तक हम सीमित नहीं हैं। मूर्ति उसका एक बहुत मुखर मैटर है, एक जो बात कही गई है, लेकिन और बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से ये जयंती मनाई जाए। महामहिम राष्ट्रपति जी को बुलाया जाए, उपराष्ट्रपति जी को बुलाया जाए, शंकराचार्य को बुलाया जाए, किसको बुलाया जाए, जो ये हम कह सकते हैं कि महाराज साहब का जो स्टेटस था, जो उनका स्तर था, उससे कहीं ना कहीं वो तुलना ले सके। व्याख्यान माला की भी बात आई है महाराज। हाँ, ये सारे सुझाव हैं। व्याख्यान माला का भी एक सुझाव आया है, बहुत अच्छा सुझाव है, उसको भी हम लोग देख रहे हैं। फिर से कह रहा हूँ कि प्रतिमा इस पूरे कार्यक्रम का एक बहुत मुखर मुद्दा है। हम ये निर्णय नहीं लेंगे कि इस जगह लगाई जाए और उस जगह लगाई जाए, ना हम उस विवाद में पड़ेंगे। ये सरकार का काम है, ये सरकार तय करे कि वो कहाँ हमको जगह देगी, क्या होगा, उनको करना चाहिए। हम इस बात को निश्चित रूप से तय कर रहे हैं कि मूर्ति लगाई जाए, एक समय सीमा पे लगाई जाए, अन्यथा लोगों का आक्रोश बढ़ सकता है और वो सरकारी कार्यक्रम या कोई भी सरकारी नुमाइंदे के आने जाने में भी बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। महाराज साहब की प्रतिमा लगने में इतनी देरी हुई रीवा में, उसकी वजह ये सरकार जाने, क्योंकि उसके बीच में दो सरकारें आई गई, सब कहीं ना कहीं से दोष के कटघरे में हैं। हाँ, एक बात मैं ज़रूर यहाँ कहना चाहूँगा कि जो हमारा व्हाइट टाइगर सफारी है वो तत्काल हमारे कहने पे और सिरमौर विधायक के कहने पे माननीय शिवराज सिंह जी ने उसको वहाँ पर डिक्लेयर करा। ये हुआ तो एक बहुत पॉजिटिव चीज़ हुई और मैं मानता हूँ कि ये सरकार में अगर हम बात करेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी से बात करेंगे तो वो भी इस बात को मानेंगे। माना नहीं जाए, ये हम लोग, अगर सरकार नहीं लगाती तो जन सहयोग से लगाई जाएगी। वो मैंने आपसे पहले कहा कि अगर नहीं लगाती है तो हम लोग बाधा उत्पन्न करेंगे, ये सारी चीज़ें करेंगे, ये भी निर्णय करेंगे। पहले ये निर्णय हो जाए कि सरकार हमें ये कह दे कि हम नहीं बना सकते हैं तो हम बना देंगे। अगर सरकार ये हमें कह देती है और ये ज़्यादा से ज़्यादा अगले बजट के पहले ये कह दे कि हम बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं, और उसके बाद ये तय करके ये भी कर ले कि फिर मध्य प्रदेश में भी और किसी की मूर्ति बना के न लगाए सरकार, क्योंकि अगर और किसी की लगा सकती है तो वो माननीय महाराज साहब जो एक अंतिम राज प्रमुख थे, एक अंतिम शासक थे, उनकी भी लगा सकती है। घर के परानिया सुलागती बघेली मोर और कोयली के रबानिया सो बसंत मस्तानिया सो, कोयली के रबानिया सो बसंत मस्तानिया सो, और सबके जानी मानिया सुलागती बघेली मोर, सबके जानी मानिया सुलागती बघेली मोर। और समय कम है। पहला चुनाव जब लोकसभा का लड़े उसका
संचालन नागेंद्र सिंह जी और ज्ञानेंद्र सिंह जी करकुली ओम बाबू सब रहे थे। मुलाकात हुई, वहाँ से शुरुआत हुई। हमारा परिवार तो इस राजघराने से कई रिश्तों से जुड़ा हुआ है। दादा, गिरदादा से परदादा, फिर हमारे भाई प्रोफेसर अख्तर से निज़ामी, और अब मैं सेवा में हाजिर हूँ। एक वक्त ऐसा आया कि हमारे पिता वालिद यहाँ निज़ामिया सिलसिला के खलीफा थे। परंपरा को आगे बढ़ाने का जो महत्वपूर्ण काम किया है, उसके लिए हम सब आपके साथ हैं और उस पुण्य कार्य में सदैव आपके कंधा से कंधे मिलाकर हम आपके साथ काम करते रहे हैं, आगे भी काम करेंगे इसी भाव के साथ। पुनः नहर में डूबने से 2 बच्चियों की मौत, गांव में पसरा मातम। सगरा थाना क्षेत्र के नवा गांव से गुजरने वाली नहर में बीते दिवस 2 बच्चियों की नहर में डूबने के कारण मौत हो गई। बताया जा रहा है कि नवा गांव सगरा निवासी 14 वर्षीय आंचल कोल अपने पड़ोस में रहने वाली सहेली रोहिणी कोल के साथ बीते दिवस नहाने के लिए गई थी। दोनों सहेलियां नहर में नहाने के लिए उतरी तो बहाव तेज होने के कारण उनकी नहर में डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि आंचल और रोहिणी के साथ एक बच्ची और थी जो बाहर खड़ी होकर यह नज़ारा देख रही थी। बच्ची के शोर मचाने पर गांव के लोग एकत्रित हुए और आधे घंटे के अंदर दोनों को बाहर निकाल लिया गया, लेकिन तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी। दोनों ही शवों का पंचनामा कार्यवाही करने के बाद पीएम के लिए संजय गांधी अस्पताल भेज दिया गया। हम नवा गाँव के रहने वाले हैं। हमारी बेटी गई थी नहर नहाने 1 बजे नहर। हाँ, वहीं 2 आदमी 3 बच्ची थी तो 2 बच्ची बूढ़ गई थी, 1 बच्ची वहाँ रही थी तो वह छोटी रही थी। उसे निकालने में कोशिश किया, नहीं निकाल पाई, वो गुहार मार दी उस बच्ची को। हम काम करने चले गए थे तो हमको पता नहीं मिल पाई थी जल्दी से, तो हम लेट पहुँचे। तो जब जानकारी हुई तब ये बोर्ड के खत्म हो चुकी है सब कुछ, तब जानकारी मुझको मिली है। नहर नवा गाँव नहर में, नवा गाँव नहर थाना कहाँ से लगता है? सगरा। सगरा जी। तो लड़की करती कुछ नहीं की थी और नहाने जाती थी, पढ़ाई करती थी। हाँ, पढ़ाई करती थी। 14 साल की। 14 साल की बच्चियों का रोहिणी आंचल बजे गई थी नहाने। कहाँ? नहर में नहाने में बूढ़ गए हैं। नहर में कितनी लड़कियाँ थी? 3। एक बच गई है? एक बच गई, छोटी रही तो बच गई। जो बड़ी रही वो बूढ़ गए। दोनों बूढ़ गए? दोनों बूढ़ गए। तो छोट वाली भगी है गुहार मारती। कहाँ की घटना है? ये लौगा के पास। कौन से थाना लगता है? सगरा। आज सगरा थाना क्षेत्र से नहर में कल शायद डूब गई थी 2 लड़कियां, तो उनका शव बरामद किया है पुलिस ने और उनका पंचनामा करके हमारे यहाँ आज सुबह लेके आए। उनका पोस्टमार्टम फॉरेंसिक विभाग के लोगों द्वारा किया जाएगा। पोस्टमार्टम करा के फिर हम शव को वापस देंगे पुलिस को। खेल समाज को मजबूत करने का एक सशक्त माध्यम है। यह बात 2 दिवसीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले के अवसर पर कुंवर कपिध्वज सिंह भैया साहब ने कही। रीवा जिले के गोविंदगढ़ इलाका स्थित ग्राम डिहिया में परमहंस स्वामी बलरामाचार्य जी महाराज की स्मृति में ग्राम सेवा संघ के तत्वावधान में गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी 2 दिवसीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता आयोजित की गई। यह आयोजन हरिवंश बाग डिहिया में किया गया। आयोजन में शामिल होने बाइक रैली के माध्यम से कार्यक्रम स्थल तक मुख्य अतिथि कुंवर कपिध्वज सिंह पहुंचे, जहां उनका आयोजन समिति अध्यक्ष व सेवानिवृत्त कैप्टन MP सिंह द्वारा अगवानी कर स्वागत किया गया। तत्पश्चात उपस्थित अतिथियों द्वारा परमहंस स्वामी बलरामाचार्य जी महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन किया गया। इसके बाद उपस्थित अन्य अतिथियों का बैच लगाते हुए माल्यार्पण कर स्वागत किया गया।
इस दौरान कुंवारी शिवांगी सिंह, कोमल सिंह, मधुस्मृता सिंह द्वारा स्वागत गीत की प्रस्तुति दी गई। प्रतियोगिता में बराव दुआरी, कुइया कला, डिहिया ए, डिहिया बी, शारदापुरम व रीवा 11 तथा भटलो टीम के बीच खेला गया। फाइनल मैच रीवा 11 एवं डिहिया के बीच हुआ, जिसमें रीवा 11 ने जीत दर्ज कर विजेता रही, वहीं डिहिया उप विजेता बनी। वहीं इस अवसर पर अपने उद्बोधन में कुंवर कपिध्वज सिंह ने कहा कि खेलों का स्तर गिरता जा रहा है, लेकिन इस खेल देखने के बाद आशा जगी है कि खेल अभी भी जिंदा है। खेल समाज को बांधकर समाज को मजबूत करने का एक माध्यम है। कार्यक्रम में विजय सिंह नन्नू, सेवानिवृत्त कैप्टन MP सिंह, राघवेंद्र सिंह, रविनंदन सिंह, कृष्ण कुमार सिंह, उमेश सिंह, धीरेन्द्र सिंह धीरू, नरेंद्र गहरवार, चंदबली सिंह, त्रिशूल सिंह, सत्येंद्र शुक्ला, नरेंद्र सिंह, मृगेंद्र सिंह, आजाद सिंह, महेंद्र सिंह, अशोक सिंह, गोपाल सिंह सहित बड़ी संख्या में खेल प्रेमी उपस्थित रहे। क्या देख रहे हैं और आज खुशी का मोटिव है कि जो उस तरह की खेल देखे मिला है, डिहिया की धरती वैसे वीर जनक धरती है। और खेल करते रहना बस, ठीक है ना, ऐसे करते रहना। जिंदा रहा है खिलाड़ी, धरती जनक रहा है, यह हम पर की उम्मीद है, क्योंकि खेल समाज का बांधे खातिर, समाज का मजबूत करे खातिर एक बहुत महत्वपूर्ण माध्यम है। युवा पीढ़ी, नई पीढ़ी खेले के मैदान में अच्छे सिद्धांत सीखेगा, अच्छे गुण सीखेगा, मिलकर एक अच्छी पर्सनालिटी के निर्माण हो। लक्ष्य के प्रति, निर्णय के प्रति अंतिम क्षण तक संघर्ष करे की भावना यह मैदान से खिलाड़ी में तैयार हो। अनुशासन के बिना जीवन में वह पहुंचा नहीं जा सके। अनुशासन और संयम है जीवन में कोनो व्यक्ति का अधिकतम ऊंचाई तक ले जाती। हम बच्चे का यह मैदान है जो अनुशासन और संयम के पाठ पढ़ावत। हमसे सिर्फ 2 शब्द कहा रहा और समय 2 शब्द का बचा है। बहुत समय न ले, लेकिन जीते वाली टीम को बहुत बहुत बधाई। हालांकि सेकेंड हाफ तो एक तरफा हो रहा, सत्यम ऐसा लागत रहा कि अकेले खेल रहे हैं। पहला मैच तो बहुत अच्छा रहा, दोनों टीम बहुत संघर्ष की है। जीते वाली टीम को बहुत बहुत शुभकामना, बधाई है। तो जीते वाली टीम, हारे वाली टीम का शुभकामना है कि अगला मैच, यह मैच से सीख लेके जाई, अपन अगला लक्ष्य निर्धारित करी और पूरी लगन के साथ अगली तैयारी करी, ताकि अगले मैच में, अगले टूर्नामेंट में अपना पंचे विजयी हुई। क्योंकि डिहिया की टीम है तो हमारा कुछ विशेषों लगाव है। चाहे तो अगला टूर्नामेंट अपना पंचे, ये टूर्नामेंट, ये मैच से सीख लेके जाई, आगे में जो कमी है वो कमी न दोहराई और अगले टूर्नामेंट में अपना मुझे सफलता प्राप्त करी। दोनों टीम का बहुत बहुत बधाई, आयोजन समिति का बहुत बहुत बधाई कि हमें अपने बीच में उपस्थित हो के अवसर प्रदान किया। या लायक समझे कि अपने के बीच उपस्थित हो के अपने परिवार के सदस्यों के बीच में हम समय व्यतीत कर सकी। शिया वक्फ बोर्ड पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी की कुरान को लेकर याचिका पर बवाल। शिया वक्फ बोर्ड पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी की कुरान को लेकर याचिका पर बवाल। मुस्लिम समाज के धर्म ग्रंथ कुरान के 26 आयतें हटाने के लिए रिजवी ने याचिका दायर की है। मुस्लिम समाज के धर्म ग्रंथ कुरान पाक की 26 आयतों पर सवाल खड़े करने वाले वसीम रिजवी के खिलाफ मुस्लिम समाज में काफी आक्रोश व्याप्त है। वसीम रिजवी उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष बताए जा रहे हैं, जिनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में कुरान शरीफ की 26 आयतों को हटाने के लिए याचिका दायर की गई है। वसीम रिजवी की इस हरकत के बाद चारों ओर मुस्लिम समाज में आक्रोश व्याप्त है। आपको बता दें कि वसीम रिजवी उत्तर प्रदेश के शिया वक्फ बोर्ड का पूर्व अध्यक्ष है। मुस्लिम समाज का
मानना है कि यह सीधे सीधे धार्मिक ग्रंथ कुरान पाक का अपमान किया जा रहा है। रिजवी की इस हरकत से आक्रोशित मुस्लिम समाज के द्वारा जगह जगह वसीम रिजवी के खिलाफ थानों में एफआईआर करने की मांग की जा रही है। मुस्लिम समाज का कहना है कि रिजवी के द्वारा ऐसा बयान देकर पूरे देश के अंदर धार्मिक उन्माद फैलाने का प्रयास किया गया है, जो संविधान के खिलाफ है। मुस्लिम समाज के द्वारा मांग की गई है कि वसीम रिजवी के खिलाफ धार्मिक उन्माद फैलाने के विरोध में एफआईआर पंजीबद्ध किया जाए, इसे गिरफ्तार कर दंडात्मक कार्यवाही की जाए। ये उत्तर प्रदेश सरकार में वसीम रिजवी नाम के पूर्व शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे, जिन्होंने आसमानी किताब और मुसलमानों की धार्मिक ग्रंथ कुरान पे इल्ज़ाम लगाया है कि इसमें 26 ऐसी आयतें हैं जो आतंकवाद को बढ़ावा देती हैं, इन्हें कुरान पाक से अलग किया जाए। और 3 सहाबाओं का उन्होंने नाम लिया है कि इन सहाबाओं ने अपने से आयतें लिखकर कुरान में शामिल की और उसमें ताकत से इस्लाम का तबलीग किया और इस्लाम को बढ़ावा दिया, जबकि ऐसी बात नहीं है। ये हमेशा मुसलमानों के ख़िलाफ़, कभी हमारे टोपी के ख़िलाफ़, कभी हमारे लिबास के ख़िलाफ़, कभी हमारी औरतों के ख़िलाफ़, ये हमेशा इसे विवादित बयान देते रहे हैं, जिससे हमारे समाज में रोष व्याप्त है और एक जो हमारा समाज में माहौल ख़राब करने की कोशिश की गई है, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम लोगों ने बिशिया थाना में थाना प्रभारी को एफआईआर का ज्ञापन देकर ये मांग करते हैं केंद्र सरकार से कि ऐसे तथाकथित व्यक्ति, चाहे कोई भी हो, जो देश का, किसी समाज का, मुल्क का माहौल ख़राब करने की कोशिश करे, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और इस पर रोक लगे, क्योंकि ये संविधान के बिल्कुल खिलाफ है। इसी तारतम्य में हम लोग ऐसे ये मरदूद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने के लिए यहाँ पे आए थे। जी हाँ, एक अभी सूचना आई है कि उत्तर प्रदेश में कहीं कोई जो है वसीम रिजवी कोई व्यक्ति है मुस्लिम समाज का, जिसने जो सुप्रीम कोर्ट में धार्मिक ग्रंथ कुरान के उसमें जो है कोई टिप्पणी की है, तो उसके संदर्भ में मुस्लिम समुदाय के लोगों के द्वारा जो है ज्ञापन दिया गया है और उसको जो है वरिष्ठ अधिकारियों के नॉलेज में दी जाएगी और उसे लेकर जो है उचित कार्रवाई हेतु अग्रेसित कर देंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ डॉक्टर को हुई 4 वर्ष की सजा। जिला अभियोजन मीडिया प्रभारी मोहम्मद अफजल खान ने जानकारी देते हुए बताया कि मारपीट के मामले में एमएलसी रिपोर्ट बनाने के एवज में 5,000 रुपए की रिश्वत लेने वाले आरोपी चिकित्सक डॉक्टर वसंत लाल दीपांकर को लोकायुक्त पुलिस ने रंगे हाथों ट्रेप किया था। इसी मामले में लोकायुक्त विशेष न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश गिरीश दीक्षित द्वारा 4 वर्ष के कठोर कारावास एवं दंड से दंडित किया गया है। इस मामले में शासन की तरफ से जिला अभियोजन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव एवं विशेष लोक अभियोजन सचिन द्विवेदी के मार्गदर्शन में पैरवी की जा रही थी। लोकायुक्त के विशेष न्यायालय द्वारा डॉक्टर बसंत लाल दीपांकर को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत 2 अलग अलग धाराओं में अलग अलग सजाएं हुई हैं। मामला इसमें ये था कि डॉक्टर बसंत लाल दीपांकर घटना के समय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हनुमाना में डॉक्टर के पद पर पदस्थ थे। दिनांक 30/7/2016 को एक बाबूलाल यादव जी थे, ग्राम तेलिया थाना हनुमाना के निवासी थे। इनके पड़ोसियों के साथ मारपीट हुई। आपस में दोनों व्यक्ति मारपीट शायद किए और घटना की रिपोर्ट थाना हनुमाना में बाबूलाल यादव के द्वारा भी की गई और जो विरोधी पक्षकार थे उनके द्वारा भी की गई। पुलिस ने दोनों का मामला रिपोर्ट लिखने के बाद एमएलसी के लिए डॉक्टरी रिपोर्ट के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हनुमाना रेफर कर दिया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हनुमाना में बाबूलाल यादव डॉक्टर दीपांकर से मिले तो डॉक्टर दीपांकर ने यह कहा कि हम आपकी एक्सरे रिपोर्ट और एमएलसी रिपोर्ट आपके पक्ष में बना देंगे और जो आपके विरोधी हैं उनकी रिपोर्ट, उनकी डॉक्टरी रिपोर्ट हम कमज़ोर कर देंगे। और इसके एवज में उन्होंने 5,000 रुपये की मांग की। बाबूलाल यादव जी ने 5,000 की राशि में 3,500 रुपये की राशि उन्हें पहले दे दी और इसके पश्चात जब वो अपनी रिपोर्ट मांगने गए
तो बचे हुए 1500 रुपये की डिमांड डॉक्टर बसंत लाल दीपांकर ने फिर से की, क्योंकि बाबूलाल यादव पैसा देना नहीं चाहता था, इसलिए उसने घटना की रिपोर्ट लोकायुक्त सामग्रीवा में किया। रिपोर्ट के पश्चात लोकायुक्त ने मामले की जो है तो छानबीन की, और जब सत्यता का पता चला कि हाँ वास्तव में उसके से पैसे की मांग की जा रही है गलत तरीके से, तो टीम बना करके उन्होंने कार्रवाई की और दिनांक 9/8/2016 को डॉक्टर दीपांकर लोकायुक्त के हाथे रंगे हाथ गिरफ्तार किए गए। मामले में अन्वेषण पूर्ण होने के पश्चात मामले को विशेष न्यायालय लोकायुक्त में प्रस्तुत किया गया, जहां पर मामले में हमारे अभियोजन अधिकारी श्री सचिन द्विवेदी जी ने काफ़ी प्रभावी पैरवी की और आज जा कर के 2 अलग अलग धाराओं में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आरोपी डॉक्टर बसंत लाल दीपांकर को सजा हुई। धारा 7 के तहत 3 वर्ष का कठोर कारावास एवं 2000 रुपये का जुर्माने से दंडित किया गया उन्हें, एवं धारा 13(2) रिश्वत लेने के अपराध में 4 वर्ष का कठोर कारावास एवं 2000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया। सर आरोपी को जेल भेज दिया? जी हाँ, आरोपी को जेल भेज दिया गया है। ये डॉक्टर कहाँ पदस्थ थे? जी इस समय तो अभी ढेरा में वो पदस्थ थे, लेकिन घटना के समय जब यहाँ की घटना है ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हनुमाना में पदस्थ थे। अब चलने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर एक बार फिर। बैंक कर्मचारियों की 2 दिवसीय हड़ताल, बैंक उपभोक्ता परेशान। पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित हुआ 2 दिवसीय सेमिनार। महाराजा मार्तंड सिंह की 98वीं जयंती अवसर पर किला में आयोजित हुई भव्य संगोष्ठी। और नहर में डूबने से 2 बच्चियों की मौत, गांव में पसरा मातम। ये थी आज की प्रमुख खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहे रीवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।